हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज का ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें है कि हम अनुगमन वेग और विद्युत धारा में रिलेशन, विभवांतर अनुगमन वेग में रिलेशन, ओम का नियम का सत्यापन, ये सारी चीज़ें हैं। और धारा घनत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो टॉपिक है आज की, वो एक क्वेश्चन के रूप में है। उस क्वेश्चन को हम लोग डाल लेते हैं कि किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्वेश्चन है कि किसी चालक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इसके पहले अनुगमन वेग की परिभाषा लिख लीजिए। इसके पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, ठीक। अनुगमन वेग, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अभी हम लोग इसके बारे में कल तो चर्चा किए थे कि किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के कारण ना, किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न अति अल्प औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कितना होता है, इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि कल हो गया था इसका डेफिनेशन, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में अलग से एक नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक। तो ये है कि किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न अति अल्प औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। औसत, ये वेग जो होता है ना, वो औसत वेग होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगी वो 0 और V, अभी हम लोग देखेंगे कि 0 और V के बीच बदलती रहती है। 0 और V के बीच कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग औसत ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। औसत का मतलब है कि जो भी कम या ज़्यादा होता है वो करीब करीब एग्जैक्ट वैल्यू के पास आ जाए। तो ये अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, हालांकि अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो है कि किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, प्रश्न है किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा चालक से प्रवाहित
धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मतलब ये संबंध, धारा और अनुगमन के बीच के रिलेशन का फार्मूला देना। संबंध स्थापित करो या संबंध स्थापित कीजिए। ठीक। तो इसके लिए क्या है कि एक चालक है, मान लीजिए जिसके इलेक्ट्रॉन का अनुगमन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मान लेते हैं Vd है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, परिच्छेद क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और जो चालक की लंबाई है जिसको हम लोग L कहते हैं वो Bd गुणे T है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि T समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्रॉस कर जाएंगे, और इनके सिरों पर विभवांतर V तो लगा ही है, विद्युत क्षेत्र इसके अंदर है, यानी इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है, और इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या विभवांतर लगा हुआ है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई तरह से, तभी तो करंट बह रहा है। या ये यहाँ पे कह दीजिए कि V विभवांतर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक। तब इसी बात को शब्दों में लिखेंगे। हमें करंट और इसके बीच में रिलेशन पता करना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि माना किसी चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं कि किसी चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल उसी को कहा जाता है A। ठीक। चालक के एकांक आयतन में वही इलेक्ट्रॉन घनत्व एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, ऐसा हमने लिख लिया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Bd है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, Vd है, तथा चालक की लंबाई क्या है, Bd गुणे T। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम चालक का आयतन निकालेंगे, फिर उस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, निहित आवेश निकालेंगे। ठीक। तो हम लिखेंगे कि चालक का आयतन, यहाँ पे लिख लेते हैं चालक का आयतन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, आयतन के लिए बेलनाकार है तो परिच्छेद क्षेत्रफल लंबाई से गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे लंबाई, यानी कि A गुणे Bd गुणे T, यह उसका आयतन हो जाएगा। होता है यहाँ हमको लिखना चाहिए A गुणे L, तो L के जगह क्या है Bd गुणे T, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं A गुणे L, या इसी को लिख सकते हैं A गुणे Bd गुणे T। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये दूरी क्या है, चाल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की Bd है, कितने समय में इसको क्रॉस करना है, T समय में, तो लंबाई कितना हो जाएगी Bd गुणे T, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, या वेलोसिटी गुणे टाइम होता है ना, वेग गुणे टाइम, यानी डिस्टेंस, विस्थापन बराबर होता है वेलोसिटी गुणे टाइम। तो ये आयतन हो गया। अब इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, तो हो जाएगा चालक में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो इतने आयतन में कितनी होगी? एकांक आयतन में इतना, तो इतने आयतन में कितना होगा? इससे गुणा हो जाएगा, ए गुणे डी डी गुणे टी गुणे स्मॉल एन। ठीक। अब चालक में निहित आवेशों की संख्या क्या हो गया? चालक में निहित आवेश, क्योंकि हमें आवेश इसलिए लेना पड़ रहा है कि करंट I बराबर Q बाई टी है यहाँ पे, क्योंकि अब इनकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो गई। चार्ज यहाँ पे जो करंट जो है वेरिएबल नहीं रहेगी, कांस्टेंट करंट की बात है। तो चालक में निहित कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या N होती है। अब यहाँ हमने टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से डिवाइड कर दिया और N से दिखा दिया, और स्मॉल n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हो जाएगा A गुणे वी डी गुणे टी गुणे N गुणे E। इतने चार्ज जो हैं ये संपूर्ण आवेश T समय में चालक से प्रवाहित हो जाता है। तो इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। अभी छूटा हुआ पोर्शन अब लगभग हो गया है, तो उसके आगे करते हैं। बहुत सिंपल इसकी डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आते हैं। अभी एक और है जिसको हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, वो भी पूछा जाता है। तो यह संपूर्ण आवेश क्या है? यह संपूर्ण आवेश T समय में चालक से प्रवाहित हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा आवेश कितने समय में चल रहा है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न धारा T समय में चला जाता है पूरा, अतः इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न धारा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न धारा होती है I बराबर Q बाई टी। या इसको डेल्टा Q बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, बात वही आएगी। इसको डेल्टा लगा करके डेल्टा Q बटे डेल्टा टी भी लगा सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी है? A गुणे वी डी गुणे टी गुणे N गुणे E बटे टी, टी कैंसिल। इसे आप डेल Q डेल टी भी लिख सकते हैं, औसत करंट मान सकते हैं, dQ बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं करंट जो है कांस्टेंट उतने समय के लिए, क्योंकि यही चार्ज T समय में प्रवेश करता और फ्लो हो जाता, इसलिए I बराबर क्या होगा मिला हमको? N E A B D। D थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, ये है। तो ये रिलेशन है INEABD, एरिया पर और BD पर डिपेंड करते हैं। ये दोनों तो कांस्टेंट चीज़ है, ये चालक की एरिया और BD पे डिपेंड करती है, यानी कि ये दोनों को बढ़ने से करंट का मान बढ़ जाता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, तो हमने इसको जो है कराया। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किसी चालक के धारा घनत्व से क्या समझते हैं? ये भी अक्सर बहुत बार पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी
चालक के धारा घनत्व से क्या समझते हैं? ठीक है, यानी कि हमारी हेडिंग जो रहेगी आंसर में वो धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी तो धारा घनत्व जो होता है, देखिए ये चीज़ तो हो गया, ये फेमस क्वेश्चन है, इसका अक्सर उपयोग होगा और ये रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेशन में पहले चालक का आयतन निकाल लेना है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन टोटल संख्या निकाल लेना है, चालक में चार्ज कितने वो निकाल लेना है, फिर ये देखना है कि ये पूरा चार्ज t समय में चालक से प्रवाहित हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न करंट Q बराबर IT, Q में t से भाग दे देना, ये रिलेशन मिल जाना है। ठीक, धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व है किसी चालक के किसी बिंदु का ये अभिलाक्षणिक गुण होता है। धारा घनत्व जो होता है किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के किसी पॉइंट का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि किसी चालक के किसी बिंदु से उसके एकांक एरिया से, किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को ही उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व। यानी कि ये अगर हमारा चालक है तो इस चालक की, जैसे कि ये इसकी एरिया है, जिसकी एरिया मान लीजिए ए है, तो इस चालक के किसी बिंदु के एकांक, चालक के किसी बिंदु पर उसके एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से तल के लंबवत क्या है प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? उस बिंदु पे धारा घनत्व है। अब भाई पूरी एरिया ए है, तो एकांक एरिया का मतलब है कि वो किसी पॉइंट की बात हो रही है। भाई पूरे एरिया से हम भाग देंगे तो किसी एक पॉइंट की बात होगी ना। तो ये किसी चालक के किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है धारा घनत्व। ठीक, तो इसे धारा घनत्व इस पॉइंट पे इसे हम लोग क्या कहते हैं? जे। धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन क्या वो लिख लेते हैं कि किसी चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से, चालक के किसी बिंदु पर चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से, चालक के एकांक परिच्छेद माने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा से, प्रवाहित धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। उस बिंदु पर क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे करंट का मात्रक जानते हैं, एम्पियर वीडी तो चाल है, एरिया है, सब कुछ इसके मात्रक तक यहाँ पे धारा घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। तो परिभाषा के अनुसार क्या हो गया? अतः जे बराबर हो गया I/A। और ये एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व क्या, जैसे धारा क्या है? अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व क्या है? सदिश राशि है।
इसकी एक डायरेक्शन होती है, यानी कि तल के लंबवत। धारा घनत्व क्या है, वो किसी पॉइंट का गुण होता है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उसके तल के लंबवत धारा का प्रवाह होता है किसी बिंदु पर, उसे धारा घनत्व कहते हैं। तो इसमें डायरेक्शन होती है, धारा घनत्व में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा। और दिशा हमेशा क्या होती है, तल के लंबवत होती है। तो इसलिए इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। करंट तो करना, लेकिन एरिया जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश राशि होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मात्रक यही होगा ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि होती, ठीक, यह एक सदिश राशि होती है। और धारा घनत्व जो है चालक के किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। धारा घनत्व किसी चालक का, धारा घनत्व किसी चालक के किसी बिंदु का, चालक के किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, अभिलाक्षणिक गुण होता है। देखिए घनत्व तो क्यों आया, जैसे किसी चीज में हमने, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉनों की एकांक आयतन में, तो इसे क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व कर दिया। अगर वही एरिया से भाग, यल से भाग दे दे, एरिया से भाग दे दे, आयतन से भाग दे दे किसी चीज में, तो वहाँ घनत्व सब जुड़ जाता है। तो यहाँ पे धारा में क्या है, एरिया से भाग दे दी गई, तो इसको धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि धारा का डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पे धारा की डेंसिटी क्या है, वो धारा घनत्व यानी जे से पता चलता है। यानी धारा में उस पॉइंट पर हम एरिया से भाग दे देंगे, और डायरेक्शन क्या होती है धारा घनत्व का, उस पृष्ठ के जो एकांक क्षेत्रफल पे लंबवत होती है, मतलब है एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन में होती है। तो ये किसी पॉइंट पर, अब भाई पूरे एरिया से भाग देंगे तो वो जाकर किसी पॉइंट पर ही तो डेंस्ड हो जाएगा, तो इसीलिए उसका घनत्व आ गया, तो धारा घनत्व नाम हो गया। धारा में एरिया से भाग दे देंगे तो वो धारा घनत्व हो जाएगा। और ये किसी पॉइंट पर डेंस्ड होगा, भाई पूरे आयतन को, अरे पूरे क्षेत्रफल को अगर उसी से भाग दिया जाए तो सारी धारा एक पॉइंट से क्रॉस करेगी ना, डेंस्ड हो जाएगी। तो उसी को हम लोग धारा घनत्व यानी जे से प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट पर खींचे गए लंब की दिशा में इसकी डायरेक्शन होती है, इसीलिए कहा जाता है कि धारा घनत्व चालक किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, सदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि, तो इसको वेक्टर रूप में भी दिखाया जा सकता है। तो चालक के किसी बिंदु पर चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा को इस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें थोड़ा सा इसमें हम और भी करेंगे कि अगर एरिया जो है थोड़ा सा झुकी हुई हो, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो इसके लंब से, लंबवत डायरेक्शन से किसी कोण पे हो, तो क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए
अब जैसे कि मान लीजिए कि जो एरिया है वो अपने लंबवत डायरेक्शन से क्या है, थोड़ा झुकी हुई है। यानी कि इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर किधर है, ये, और इसकी लंबवत डायरेक्शन क्या है, करंट इधर से जा रहे हैं पास में। तो ये मान लीजिए थीटा कोण पे झुका हुआ है, तो इसका कौन सा घटक धारा घनत्व बनाएगा? एक इसके दो घटक होंगे, एक ये होगा, इसके लंबवत एक घटक होगा, ये घटक होगा ए cos थीटा, और एक हो जाएगा इसके लंबवत साइन थीटा। तो साइन थीटा तो धारा घनत्व बनाएगा नहीं, क्योंकि वो उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। और ये cos थीटा जो होगा वो धारा के लंबवत कौन सा घटक होगा, ए cos थीटा ना, और ये वाला तो नहीं होगा, वो उसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए धारा घनत्व तो बनाएगा कौन, ए cos थीटा। तो इसीलिए इससे इसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या हो जाएगी, जे बराबर हो जाएगा आई ए cos थीटा, आई ए cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसको दो घटकों में तोड़ा जा सकता है, तो कौन सा घटक धारा घनत्व बनाएगा, ए cos थीटा बनाएगा, साइन थीटा तो बनाएगा नहीं। तो इसीलिए जे बराबर हो जाएगा आई बटे ए cos थीटा। ठीक, तो ये था धारा घनत्व, तो अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको जो है देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब जो है हम लोग एक चलते हैं आगे, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी है, अक्सर पूछा जाता है, और उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है उस फार्मूले पर। अभी तो मान लीजिए इस चैप्टर की शुरुआत है, ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है, अभी ये है, आगे जाके सरल परिपथ आएगा। तो ये मान के चलिए कि न्यूमेरिकल ले करके ये बहुत लंबा चैप्टर है। ये अगर ये समाप्त हो जाएगा तो आगे के चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन ये लॉन्ग है, इसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी लगेगा आगे, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक, क्योंकि ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। फिर आगे भी चैप्टर लंबे हैं, लेकिन इतने लंबे नहीं हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकली रूप से कम है। हालांकि इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो भी न्यूमेरिकली बेस्ड ज़्यादातर है, लेकिन ये वाला ज़्यादा है। तो चलिए, कोशिश है कि हम लोग समय से पूरा कर दें, अब यही तो है, देखिए क्या होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर अनुगमन वेग तथा चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करिए। क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर अनुगमन वेग तथा चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के बीच संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। व्यंजक या सूत्र स्थापित कीजिए। अब इसी के आधार पे ओम के नियम का, इस संबंध से ओम का नियम सिद्ध कीजिए, तथा इसी संबंध से, इस संबंध से ओम का नियम स्थापित कीजिए, सिद्ध कीजिए।
ओम का नियम सिद्ध कीजिए ना। ये हमारा प्रश्न, हालांकि ये नमूना वाला प्रश्न है, मतलब इसी ढंग का अगर पूछेगा तो पूछ सकता है। ठीक, तो अब क्या करना है कि इसी तरह से फिर इसमें फिगर बनाएंगे कि ये हमारा एक चालक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अनुगमन वेग इसका vd है, और चालक के सिरों पर विभवांतर या इलेक्ट्रिक फील्ड v है या E है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, और चालक की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पे, वहाँ पे L बराबर BDT की आवश्यकता थी इसीलिए लिया गया था, यहाँ पे EL है। ठीक, यहाँ पे T की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रोल नहीं है, इसीलिए हमने उसको नहीं लिखा। तो लिखेंगे माना किसी चालक की लंबाई, माना किसी चालक की लंबाई L अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या परिच्छेद क्षेत्रफल A, इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n, चालक के सिरों पर भी विभवांतर के कारण, चालक के सिरों पर भी विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न अनुगमन वेग vd है। ठीक, तो चालक की लंबाई हो गया, परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया, v विभवांतर हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया, अनुगमन वेग हो गया, vd सही है। माना किसी चालक की लंबाई L, परिच्छेद क्षेत्रफल A, इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n, चालक के सिरों पर v विभवांतर कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न अनुगमन वेग क्या है, vd। अब इसके कारण चालक के भीतर जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, v विभवांतर लगाने पर ही चालक के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, चालक के भीतर ऐसा आ चुका है, चालक के भीतर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जैसे ही हम लोग विभवांतर लगाते हैं इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, V/L। जानते हैं ना, विभवांतर बटे दूरी होता है ना, ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं विभव वाले चैप्टर में। इस क्षेत्र के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न पे लगने वाला, मतलब इस क्षेत्र के कारण, ऐसा पीछे में पढ़ा चुके हैं, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QE होता है, तो ये इस बल के कारण उत्पन्न चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो इस बल के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाता है, F/m होता है, यानी कि EB/ml क्या हो जाएगा, EB/m। त्वरण बराबर न्यूटन का दूसरा नियम
ए बराबर एफ बटे एम, तो एफ के जगह ई बी बटे एल है तो एम से भाग हो जाएगा। ठीक, ई बी बटे भाई एफ की वैल्यू ई बी बटे एल है, एम से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रारंभिक वेग होता है वो 0 होता है। इस बात को थोड़ा समझ लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक के अंदर कैसी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनी गति या ब्राउनियन गति कहते हैं। उसकी जो स्पीड होती, चाल होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। वो स्पीड बनी रहती है, वो हमेशा रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि अगर हम विभवांतर लगा देते हैं जिग जैग मोशन करना छोड़ दें, ठीक है, वो नहीं छोड़ते। चालक के अंदर आपको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके और भी परमाणु हैं जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकला है, उनके धनायन है, रास्ते में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब ये विभवांतर लगाते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स के कारण इस पर एक आता है त्वरण, त्वरण से ये इस डायरेक्शन में त्वरित होने लगता है। तो त्वरित होने का मतलब होता है कि उसका वेग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और वो वेग जो होता है लगातार बढ़ना चाहिए लेकिन लगातार बढ़ नहीं पाता, एक्सेलरेट नहीं हो पाता, इसकी स्पीड बढ़ नहीं पाती, वो रहती है कांस्टेंट। रीज़न ये है कि रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनायन होते हैं और चालक के परमाणु। वो जब चलता है तो बीच में टक्कर खा जाता है। जब टक्कर खाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। होती क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कर्नल कहते हैं, कर्नेल जो बीच में धन आवेश होते हैं, कर्नेल बोला जाता है, वो टक्कर रियलिटी में होती नहीं है, बशर्ते वो उसके पास जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, तो उस वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर वो एक्सेलरेट होता, क्योंकि उसके ऊपर तो एक बल लगा हुआ है, एक्सेलरेशन लगा हुआ है, मतलब विभवांतर है, उसके कारण फोर्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे कर्नल है या परमाणु है या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अनियमित गति में परस्पर टक्कर होती, यहाँ से आया, टकरा गया। टकराने का मतलब है कि जो धन आवेश होता है, धनायन होता है, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होकर के नहीं रुक जाते हैं, माने वेलोसिटी 0। फिर एक्सेलरेशन से वो त्वरित होते हैं, फिर कोई वेलोसिटी अर्जित करते हैं, फिर रास्ते में दूसरा आया, उससे टक्कर हो गई, फिर रुक गए, फिर एक्सेलरेट होते हैं, यानी कुछ वेलोसिटी प्राप्त करते हैं, मान लेते हैं वो v वेलोसिटी प्राप्त करते हैं श्रांति काल टाउ में, फिर चल करके रास्ते में तीसरे से टकरा गए, फिर रुक गए। कहने का मतलब है कि उनकी वेलोसिटी प्रारंभ में 0 होती है, फिर एक त्वरण जब लगाया जाता है तो एक्सेलरेट होते हैं। शुरू में नेट वेलोसिटी तो 0 होती है, ऐसा आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि नेट उनका वेलोसिटी, नेट विस्थापन 0 होता है, इसीलिए किसी चालक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि नेट उनका कोई किसी डायरेक्शन में विस्थापन नहीं होता है। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, वैद्युच्छेद लगाते हैं, फोर्स आता है, एक्सेलरेशन आता है, तो वो 0 वेलोसिटी से एक्सेलरेट होते हैं। तो जैसे एक्सेलरेट होते हैं, रास्ते में किसी धनायन से या किसी परमाणु से, इलेक्ट्रॉन से टकरा करके अपनी एनर्जी खो देते हैं, यानी अपनी वेलोसिटी खो करके 0 हो जाए। अब ऊपर फिर एक्सेलरेशन लगा, फिर एक्सेलरेट होते हैं, फिर टक्कर खा जाते हैं, फिर 0 हो जाए। मान के चलिए कि उनकी वेलोसिटी 0 और एक निश्चित वेलोसिटी v, 0 से b के बीच क्या होती है, बदलती रहती है। तो एग्जैक्ट उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ना 0 होती है ना v होती है, बीच में तो हो सकती है। जैसे कि 0 से वो मैक्सिमम v तक बढ़ते हैं, 0 से b बीच में बदलती रहती है। टक्कर खाता 0 होती है, एक्सेलरेट होता, b होती है, फिर टक्कर खाता 0 होती है, एक्सेलरेट होता, फिर b होती है, तो 0 v के बीच बदलती रहती है। तो कहने का मतलब है कि हर समय कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी वेलोसिटी जो है वो 0 और b ही हो सकता है 0 b के बीच में भी हो सकता है कि 0 से b के करीब हो, b से बहुत कम हो, यानी कि 0 के बीच के 0 और b के बीच में कुछ भी हो सकती है। एक कहने का मतलब है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है,
कि संभावना ये है कि उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी 0 और v के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए हम अनुगमन वेग के लिए 0 और v का औसत लेते हैं। हालांकि बहुत सारी किताबों में ऐसा नहीं किया है, वो जो 0 से एक्सेलरेट होकर v पहुंचता है उसी को अनुगमन वेग पा लिया गया है कि शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेट होकर v हो गई, इसी को अनुगमन वेग मान लिया गया। लेकिन हम ये कहते हैं, और एस.सी. वर्मा के बुक में भी ये साफ लिखा हुआ है। एस.सी. वर्मा जो कि किसी एस.सी. वर्मा को जानते हैं कि जो कानपुर में जो वो थे, क्या नाम है, प्रोफेसर थे आईटी विभाग में, जो भी हो, उनकी एक बुक चलती है एस.सी. वर्मा के ही नाम से, यूट्यूब पर भी वो हैं एस.सी. वर्मा जी। उनके बुक में ऐसा लिखा और मानते हैं कि वेलोसिटी जो उसकी है कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 0 से लेके BD के ही बीच में हो, इसके बीच में तो कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो हर बार 0 से B ही वेलोसिटी अर्जित करता है। तो ये संभावना है कि 0 से B के लिए बीच में कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम इन दोनों बीच के राशियों का औसत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू के पास निकटता की वैल्यू बताता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 0 से b का ले लो ऑवरेज, तो वो जो ऑवरेज होगा वही अनुगमन वेग होता है। तो इसीलिए जब हम लोग ऑवरेज लेते हैं तो 0 प्लस BD का बाई 2 करेंगे तो हमारा जो b है तो इसी को हम लोग BD कहते हैं। तो जिससे हमारे फार्मूले में 2 से भाग हो जाएगा, जबकि अन्य किताबों में यही चीज़ नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एस.सी. वर्मा साहब कह रहे हैं, और एस.सी. वर्मा के बुक में ऐसा लिखा हुआ है। वो भी एक सत्यापित और मान्यता प्राप्त किताब है, और तो वो भी सही है। और आप लोग अगर डायरेक्ट लिखना चाहें, उस बात को फॉलो करें तो डायरेक्ट भी लिखे, 0 से b में बदलता है, ये भी अनुगमन वेग हो जाता है, मान के चलिए इसी से चलता है। लेकिन हमारे हिसाब से आप भी आकलन लगा सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी शुरू में 0 थी, एक्सेलरेट से टक्कर के कारण उसकी वेलोसिटी b मिली, तो क्या हर बार उसकी वेलोसिटी b हो सकती है? ज़रूरी थोड़ी है, इससे कम भी तो हो सकती है, और भी कम हो सकती है। तो इसीलिए औसत उन्होंने ले लिया। औसत कि आप क्या करिए कि एवरेज ले लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू। अन्य किताबों में एवरेज नहीं लिया, ठीक। तो हम उन्हीं को फॉलो करके चल रहे हैं। अब जैसी आपकी मर्जी, आप अन्य किताबों से भी तुलना करके आप इसका औसत मत लीजिए, डायरेक्ट भी लगा दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक। क्योंकि ये भी गलत नहीं है, ये मान के चलिए कि ये वाला 100% सही है। तो चलिए हम जो है इस चीज़ का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, और आगे हम लोग चलिए। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग 0 होता है। त्वरण ए के कारण श्रांति काल टाउ में इसके द्वारा अर्जित वेग गति के प्रथम समीकरण से। यहाँ लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। त्वरण ए के कारण श्रांति काल टाउ में इनके द्वारा
अर्जित वेग गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। किताबों में प्रारंभिक वेग को ही 0 माना, आप देखेंगे ना तो u1 u2 u3 u4 n करके प्लस टाउ ए ले लिया, ये वाली चीज़ को उसने 0 था। हम मान रहे हैं प्रारंभिक वेग 0 होता ही है। जब कोई विभवांतर नहीं लगा रहता है तो उसका नेट वेलोसिटी 0 होती है कि नहीं, औसत नेट विस्थापन 0 होता है, इसलिए चालक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसा कि हमने कल बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्जित वेग v, तो v बराबर गति के समीकरण से at होता है, तो v और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अल्फा टाउ, तो v बराबर क्या हो गया 1 टाउ। अन्य किताबों में क्या है, इसी को मान लिया है अनुगमन वेग, अन्य किताबों में इसी को क्या है मान लिया अनुगमन वेग। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार उसकी वेलोसिटी भी हो, इससे कम भी तो हो सकती है, उससे और भी कम हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, 0 और v के बीच में भी तो हो सकती है। तो क्या करना है, 0 v के बीच का औसत ले लीजिए, एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल सकती है। आप चाहें तो यहीं पे वो मत लिखिए, यहीं पे a की वैल्यू रख दीजिए और इसको vd मान लीजिए, रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आपकी मर्जी। तो यहाँ से v बराबर क्या हुआ, a की वैल्यू क्या थी EV बटे NL टाउ, यही रिजेक्ट यहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी क्या मिलेगा कि श्रांति काल जैसा ही समाप्त होता है। भाई श्रांति काल क्या होता है कि एक टक्कर से दूसरे सक्सेसिव टक्कर के बीच का लगा समय, और इसी को हम औसत ले लेंगे सारे का, तो लगभग इसी के बराबर आएगा, इसी के बराबर। यहाँ स्वतंत्रता होती, यहाँ से स्वतंत्र रूप चल के तब यहाँ टकराता है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही टकराएगा, पहले यहाँ पे मान लीजिए v वेलोसिटी अर्जित किया है, फिर जब यहाँ के चल के टकराएगा फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर 0 से v प्राप्त किया, फिर जाकर टकराया, फिर 0 हो गया। ये क्रम चलता रहता है, लेकिन हर बार मैक्सिमम v ही हो उसकी वेलोसिटी। हो सकती है कि कभी कभी इसके बीच में भी तो हो सकती है। एक रैंडम प्रोसेस है, एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, सांख्यिकी है कि कुछ भी हो सकता है, 0 और v के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसलिए औसत ले लिया जाता है। तो श्रांति काल समाप्त होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखेंगे कि श्रांति काल समाप्त होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से या किसी अन्य धनायन से, किसी अन्य धनायन से टकरा जाता है। क्या हो जाता है, टकराता है या टकरा जाता है, टकराता है, और अपना इसका वेग 0 हो जाता है। टक्कर के बाद इसका वेग घटकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। टक्कर के बाद इसका वेग घटकर 0 हो जाता है। टक्कर के बाद इसका वेग घटकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। त्वरण के कारण यह पुनः भी वेग प्राप्त करता है। त्वरण के कारण, त्वरण के कारण यह पुनः भी वेग प्राप्त करते हैं। त्वरण के कारण ये पुनः भी वेग अर्जित करते हैं या प्राप्त करते हैं।
और पुनः टक्कर के कारण इनका वेग शून्य हो जाता है, और पुनः टक्कर के कारण इनका वेग शून्य हो जाता है। और ये क्रिया जो है बार बार चलती रहती है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, बार बार चलती रहती है ना। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। इनका वेग यानी वही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग 0 से b के बीच बदलता रहता है। 0 से b के बीच क्या होता है? बदलता रहता। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अर्थात अनुगमन वेग Vd क्या होता है? इनका औसत होता है। बस यहाँ से Vd बराबर रख दीजिए। V/2 मतलब हो जाएगा EV टाउ और यहाँ से देख रहे हैं कि Vd जो है किसके किसके समानुपाती है? टाउ के। टाउ जो है टाइम पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, धातु की प्रकृति पे, तो ये भी डिपेंडेंट है। टाउ के बढ़ने से ये बढ़ जाता है, घटने से घट जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये घटता है, तो ये भी घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे टाउ क्या हो जाता है? घटता है, क्योंकि लैम्डा का मान भी घटता है, Vrms का मान बढ़ता है, तो ये टाउ का मान घट हो जाता है। पीछे हमने पढ़ाया है, तो इसलिए Vd का मान कम हो जाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं कि Vd जो है वो इसके भी समानुपाती है, और जानते हैं कि V बराबर होता है E/L, तो इसलिए Vd जो है वो इसके भी समानुपाती है। ठीक, बाकी कांस्टेंट है, लंबाई m/e कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे आप इस अन्य किताबों में ये पोर्शन छोड़ दिया है, यही डायरेक्ट कर दिया है, इसी को Vd मान लिया। और हमने यहाँ पे डायरेक्ट U लिखा है, उन किताबों में लिखा रहेगा इसका जो प्रारंभिक वेग U1, U2, U3, U4 करके U/N औसत उसका 0 दिखा दिया है। ठीक, और यहाँ पे टाउ को लिखा है टाउ1, टाउ2, टाउ3, टाउ4, उसका औसत लिया है, /N कर दिया। तो आप किताबों से इसका मैच करा लीजिए। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये किताबों में ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये SC वर्मा की किताब में है, और उन्होंने इस चीज़ को इसी तरह समझाया, और मुझे भी लगता है कि ये ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 के बीच कुछ भी हो सकती है, V और 0 के बीच बदलती रहती है, तो कुछ भी हो जाती है। हर बार एग्जैक्ट V थोड़ी होती। अगर हर बार एग्जैक्ट V होती तो हम लोग V ही इसको रख लेते। भाई 0 से बढ़ते बढ़ते ना V होती है, तो 0 और V के बीच कुछ भी हो सकती है, इसीलिए उसका औसत ले लीजिए, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या रियलिटी ये है। चलिए, अब इसमें ओम का नियम इसकी सहायता से प्रूव कर लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख रहे हैं विभवांतर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाउ के भी टेम्परेचर बढ़ने पर ये घटता है, याद रखिएगा। BE के बढ़ने पे बढ़ता है। चलिए,
अब ओम का नियम का सत्यापन है। ओम का नियम, मतलब हमको इसमें दिखाना V प्रोपोर्शनल टू I, यही दिखाना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार किसी चालक से प्रवाहित धारा क्या होती है, अब जानते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार किसी चालक से प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, NeAVD, ऐसा होता है, आपने पढ़ा NeAVD। अब यहाँ पे VD की वैल्यू रख दीजिए। VD की वैल्यू क्या है, EB टाउ अपॉन 2m। ठीक, अब यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर हो जाएगा NeA टाउ 2ml, V अलग कर लीजिए। ठीक, या इसको V बराबर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं 2ml NeA टाउ I। ठीक, तो उसका नियम यह है कि निश्चित ताप पर ना, यदि चालक का ताप न बदले तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों पर लगवाया गया विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। तो यहाँ पे ताप वाला चीज़ कांस्टेंट रखेंगे, तो यदि चालक का ताप क्या रखेंगे, नियत। यदि चालक का ताप क्या रखेंगे, नियत। यदि चालक का ताप नियत, चालक का ताप नियत हो जाएगा तो यहाँ ताप के साथ वेरिएबल क्वांटिटी कौन है, टाउ, तो टाउ नियत हो जाएगा। तो टाउ नियत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाउ बराबर होता है लैम्डा बार बटे VRMS, और ये दोनों जो है टेम्परेचर की क्वांटिटी दोनों है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है ना। क्योंकि लैम्डा और VRMS दोनों ताप पर निर्भर करते हैं, तथा लैम्डा बार और VRMS को तापी चाल, उसमें चाल या वर्ग माध्यम चाल कहते हैं। पीछे इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड होती है। दोनों ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करते हैं दोनों ताप, इसलिए टाउ कांस्टेंट हो गया तो पूरी चीज़ तो कांस्टेंट हो गई। इसलिए V बराबर, इसलिए 2ml NeA टाउ। भाई टेम्परेचर के साथ ये तो बदलेगा नहीं, किसी चालक के लिए देख ले NeA ML सब फिक्स है, किसी फिक्स चालक के लिए LB AB फिक्स, एक चालक की बात करें। हाँ, अगर चालक बदल जाएगा, उसकी आकार आकृति बदल जाएगी तो L और A भी डिपेंड करता है। तो हमें ताप, एक फिक्स चालक लेना है, ताप को स्थिर रखना, क्योंकि ताप से प्रतिरोध बदल जाता है। अभी समानुपाती होता, आगे देखेंगे। नियतांक हो गया, ये चीज़ नियतांक हो गई, तो इसीलिए V बराबर हो जाएगा नियतांक I, तो नियतांक हटाते हैं तो V प्रोपोर्शनल I होगा। यही ओम का नियम है। जहाँ नियतांक जो होता है, जहाँ नियतांक क्या है, 2ml NE
ए टाउ बराबर आर, चालक का, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात नियत ताप पर किसी चालक पर के सिरों पर विभवांतर, अर्थात नियत ताप पर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक, तो ये इस आधार पे हमने ओम का नियम भी प्रूफ कर दिया। अभी और भी आगे चीज़ें सारी आएंगी, ठीक है। और इसी में अभी इसमें रो, इसके ए और यल और ए को हटा दिया जाए तो 2m NE टाउ को हम लोग रो भी कहा जाता है। अभी आएगा चालक का विशिष्ट प्रतिरोध सब आएगा। अभी ओम का नियम आर किस पे निर्भर करता है, पूरी चीज़ें आएंगी। ठीक, इस तरह से आप इसकी सहायता से ओम का नियम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक टॉपिक और है, उसको भी देख लेते हैं। कि चालक का प्रतिरोध जो है चालक के परम ताप के समानुपाती होता है, और ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का सूत्र क्या होता है। स्क्रीनशॉट होगी, मिटा दिया जाए या मिटा दें। चलिए, ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का सूत्र है, और सिद्ध करना है किसी चालक का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। ये हमको बताना है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ताप के परम ताप के समानुपाती होता है। ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का एक फार्मूला प्रूफ करना, उस पर सवाल भी आता है। उसमें अलग अलग टाइप के थोड़ा सा फार्मूले भी हैं, फंक्शन है। तो आज हम लोग यहाँ तक उसको प्रूफ कर देते हैं, फिर अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग अलग से थोड़ा देखेंगे। जो भी आगे आएगा आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। तो ये है कि प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के परम ताप के समानुपाती। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी चालक का प्रतिरोध सिद्ध कीजिए कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के परम ताप के समानुपाती होता है। ताप के साथ प्रतिरोध तथा ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, तो अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल अब जो है करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें फार्मूला मिल गया है।
अब है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर क्या आया था 2ml NEA टाउ 2ml NEA टाउ। ठीक, इसमें सारी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। हमें किसके साथ परिवर्तन दिखाना है, ताप के साथ। टाउ किस पे डिपेंड करता है, टॉप, ये ताप पे डिपेंड करने वाली टेम्परेचर है, पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। बाकी तो द्रव्यमान भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का फिक्स रहेगा। चालक ले लिया गया तो यल ए फिक्स है, यल ई, सारी चीज़ कांस्टेंट है। बाकी अगर ताप के साथ वेरिएशन दिखाना है तो ये तो वेरिएबल है ताप के साथ, बाकी चीज़ कांस्टेंट है। परंतु 2ml NEA क्या है, ये नियतांक है। ठीक, ऐसा ये चीज़ क्या हो जाएंगी, नियतांक। अतः R बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक बटे टाउ। नियतांक बटे क्या हो जाएगा, टाउ। नियतांक हटाएंगे तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाउ। अब टाउ जो है दो चीज़ पे डिपेंड करता है। टाउ किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे अणुगत सिद्धांत के अनुसार हमें ये टाउ बराबर जो होता है ना, यहाँ पे टाउ बराबर होता है लैम्डा बार बटे VRMS। तो यहाँ रख देंगे तो I प्रोपोर्शनल हो जाएगा VRMS ऊपर चला जाएगा और टाउ बार नीचे आ जाएगा। तो अणुगत सिद्धांत से हम लोग पढ़े अभी पीछे, अणुगति के सिद्धांत से कि जो लैम्डा बार होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/, इसके, और जो VRMS होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली T के। पीछे आया था, क्लियर करिएगा वहाँ पे जो हमने टाउ पढ़ाया था। ठीक, तो इस बात को यहाँ लिख लेते हैं। अब जहाँ पे लैम्डा VRMS बार है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VRMS के लिए √टाउ और उसके लिए 1/RT। ये ऊपर चला जाएगा तो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T गुणे T, यानी R प्रोपोर्शनल T। यही हमको दिखाना था। प्रसिद्ध है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के परमताप के समानुपाती होता है। अतः सिद्ध है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के परमताप के समानुपाती होता है। ठीक, तो परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये भी प्रूफ हो गया और होता भी है। R जो है किसी चालक का देखिए लंबाई पर, चालक के परिचय क्षेत्रफल पर, उसकी प्रकृति पर और ताप पर डिपेंड करता है। तो जानते हैं कि लंबाई के समानुपाती, एरिया के विरुद्ध क्रमानुपाती, और यहाँ पे भी देख लिए कि ताप के समानुपाती होता है। और जैसे भी उसकी प्रकृति होगा उसका प्रतिरोध तो अलग अलग होता है। अब हमें ये देखना है परम ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का सूत्र। ठीक, ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का सूत्र, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम दो तापों की बात करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 सेंटीग्रेड पर हम मान लेते हैं। हो गया, मिटा दिया।
चलिए, तो अब जैसे दो तापों पे वेरिएशन का सूत्र लेना है तो दो ताप लेते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी चालक के लिए ना, किसी चालक के लिए जीरो तथा T डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब जानते हैं कि ये R के T के समानुपाती होता है, तो मान लीजिए RT और R0 पर, और T पर 0 पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे T0, RT पे T है क्योंकि हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल T होता है, तो T टेम्परेचर पे मान लीजिए T है और 0 पर T0 है, T0 हो जाएगा या T0, नॉट मतलब 0 ही होता था। ठीक है, इसी के आधार पे ऐसे हम लिखते ना R1 बटे R2, तो यहाँ T1 बटे T2 लिखते ना, तो R1 मतलब है कि T टेम्परेचर पे ताप ये है, मतलब डिग्री सेल्सियस में T पर ये है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे परम ताप ये। दो ताप ले लिया गया हम लोग, एक T ले लिए, एक 0 ले लिए। तो अब हमने इसको जो है डिग्री सेल्सियस में लिया है, तो इनको भी डिग्री सेल्सियस में। ये जो परम ताप होता है 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 0 हो तो यहाँ पे 0 लिखा है। ठीक, अब 273 से इसमें भाग दे दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ T बटे 273 हो जाएगा। परंतु यहाँ पे एक कांस्टेंट ये होता है कि इसे जो 1/73 वाली राशि है, इसी को हम लोग अल्फा कहते हैं, और अल्फा को हम लोग कहा जाता है ताप प्रतिरोध गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, सॉरी प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। 1/273 जो राशि आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, कांस्टेंट राशि होती है। तो इसीलिए हमारा जो RT और R0 इसका जो मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का। तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा T, तो यहाँ से RT बराबर हो जाएगा R0 पोस्ट में 1 प्लस अल्फा T। तो ये जो है ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का फार्मूला है, ताप बदलते जाएंगे ये बदलता जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये प्रतिरोध फिक्स रहेगा, टेम्परेचर बदलते जाएंगे ये बदलता है, और अल्फा का मान भी फिक्स होता है 1/273 होता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते। ठीक, तो चलिए एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं इसी में, अभी टाइम है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटे छोटे चीज़ हैं जो आप पढ़ चुके हैं, हालांकि अणुगति मॉडल के हिसाब से इसको किया जा रहा है। हाई स्कूल में हम लोग इस चीज़ों को डायरेक्ट पढ़े हैं, ओम का नियम डायरेक्ट है, उसका प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे अणुगति मॉडल के सिद्धांत से, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के सिद्धांत से अणुगत सिद्धांत दोनों का प्रयोग करके उसे प्रूफ कर दिया गया कि देखो B प्रोपोर्शनल I होता है, प्रूफ किया गया कि देखो प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, यहाँ पे प्रूफ दे दिया गया। ठीक,
चलिए, अब ये है कि किसी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई पर और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक, और विशेष प्रतिरोध से क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई परिच्छेद क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है। और इसके आधार पर क्या करना है, किस प्रकार निर्भर करता है, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या समझते हैं। यानी इस आधार पे चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आधार पर चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध जानते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर 2mL NEA टाउ ये होता है। ताप अगर मान लीजिए यहाँ पे नियत कर दें, ताप को नियत माना जा रहा है, तो अब देखिए, अब हमें किस पे पता करना है, लंबाई और परिच्छेद क्षेत्रफल पे, तो हम ताप को नियत मान रहे हैं। इसके पहले ताप पे निर्भर करना था, तो AL को नियत माना गया। तो नियत ताप पर, नियत ताप को अगर ले लिया जाए तो क्या क्या चीज़ इसमें नियतांक हो जाएगी, 2m NE टाउ नियतांक, और इसी को हम लोग रो भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध अभी पीछे आएगा। ठीक, इसलिए R बराबर हो जाएगा नियतांक L A। अब नियतांक हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल L अपान A। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, ये नियतांक को हम क्या कहते हैं, रो कहेंगे, जिसको हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहें। अतः किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती तथा परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस चीज़ को हम नियतांक क्या मान लिया गया, रो। अब कांस्टेंट लगा देंगे तो रो हो जाएगा L अपान A। चालक का, अब लिखेंगे कि जहाँ रो
एक नियतांक है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, या इसी को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, प्रतिरोधकता। अब इसकी हमको परिभाषा देना है मात्रक उत्तरक के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मिटा दें। चलिए, अब इसकी परिभाषा है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। अब जानते हैं कि सूत्र हमारा आया R बराबर रो L अपान ए। यदि L बराबर 1 और A बराबर 1 एकांक हो तो रो बराबर क्या आ जाएगा? इसी के रूप में हमें इसकी परिभाषा देना था। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इसके एकांक लंबाई व एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के, एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल तार के, क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी कि एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इसके एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के, उस चालक का अगर हम एक तार ले लें जिसकी लंबाई L हो और एकांक हो और उसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्या हो? एकांक हो, उस तार का, चालक के तार का जो प्रतिरोध होगा वही वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, इसका मात्रक देख लीजिए, रो का मात्रक। तो रो बराबर क्या यहाँ से आएगा? R L A और L आ जाएगा। जाहिर सी बात है, R का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है ना। प्रतिरोध की परिभाषा V/I से मिल जाएगी। चालक के सिरों का विभवांतर बटे उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में लगाई गई रुकावट को उसका प्रतिरोध कहते हैं, ऐसा जानते हैं। ओम और इसका होता है मीटर स्क्वायर और L का भी होता है मीटर। 1 मीटर मीटर पड़ जाएगा तो रो का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। रो का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है,
एक चीज़ और भी नोट में लिख लीजिए कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ का मतलब है कि पदार्थ का विलाक्षणिक गुण होता है। किसी चालक का, किसी पदार्थ का वो कह लीजिए का ना विशिष्ट प्रतिरोध जो है पदार्थ से बने चालक का अविलाक्षणिक गुण होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है पदार्थ का जो होता है अविलाक्षणिक गुण होता है। मतलब ये पदार्थ का गुण, विशिष्ट प्रतिरोध जो है पदार्थ का गुण होता है। किसी पदार्थ के बने जो चालक जिस पदार्थ का बना होता है उसका गुण होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है जिस पदार्थ का चालक बना होता है उसका अविलाक्षणिक गुण होता है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण होता है, अविलाक्षणिक गुण होता है। यह जो है यल व ए पर निर्भर नहीं करता है। मतलब चालक के यल और ए पर निर्भर नहीं करता। ये नोट पॉइंट अक्सर पूछा जाता है। हालांकि मतलब ये हुआ कि अगर किसी चालक का लंबाई और एरिया बदल दिया जाए तभी उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बनता। ये चालक के पदार्थ का गुण होता है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। परिभाषा हमने यहाँ पे लिख लिया। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इसके एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर। लंबाई और एरिया एकांक कर दिया जाए तो वो बराबर आर। खास बात होती है कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का अविलाक्षणिक गुण होता है। मतलब जो चालक जिस पदार्थ का बना होता है उस पदार्थ के का विलाक्षणिक गुण होता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ चेंज होगा तभी ये चेंज होगा, वरना उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी कर दिया जाए रो नहीं बदलता। लेकिन क्या बदल जाता है, आर बदल जाता है। किसी चालक की परिच्छेद क्षेत्रफल बदल दिया जाए, लंबाई बदल दिया जाए, आर बदल जाएगा, रो नहीं बदलेगा, क्योंकि रो पदार्थ का गुण है। जैसे पूछा जाए कि कोई एल लंबा तार है, एल मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा तार है, उसको काट के आधा कर दिया जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए उतना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा प्रतिरोध, बल्कि बदल के आधा हो सकता है। ठीक। तो हालांकि इस चीज़ को हमें थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गया, इस चीज़ को हमें अगले वीडियो लेक्चर में वो कर देना चाहिए था। इसमें 1.5 घंटा का वीडियो भी पहुंच गया, उस तरह 1.25 घंटा में हो जाता। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और परीक्षा की अपने ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।